हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। जो हमारी सीरीज़ थी क्लास 12 फिज़िक्स की क्विक रिवीजन सीरीज़ थी, आज हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 फिज़िक्स, जो कि इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे की सीरीज़ में आते रहेंगे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्लास 12 फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मोस्टली डेरिवेशंस हैं और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और ऐसी सीरीज़ आगे आती रहेगी, उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन के लिए रखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको आज हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इनमें, तो इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेंशन द कंडीशंस फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है आपको। तो देखो, और साथ में आपको ये बताना है कि उसकी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती हैं, कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है डाइपोल और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो हमने एक डाइपोल कंसीडर किया है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। डाइपोल इस तरह से रखा है कि यहाँ पर इसका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर इसका माइनस क्यू चार्ज है। तो इस पर इस तरफ राइट साइड में प्लस क्यू ई फोर्स लगेगा और इस तरफ लेफ्ट साइड में माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं जब कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं, मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर क्या डेवलप होता है? टॉर्क डेवलप होता है। और जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? तो ये जो डाइपोल है ये थीटा एंगल पे टिल्ट है। आप देख सकते हैं जो डाइपोल है ये थीटा एंगल पे टिल्ट है। तो हम यहाँ पर इस डाइपोल के, जो कि डाइपोल का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिस्टेंस है d, इसके कंपोनेंट ले लेंगे। तो हमने दो कंपोनेंट ले लिए हैं, एक तो d cos थीटा और एक d sin थीटा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? तो बेस लाइन से हम देखें तो बेस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d sin थीटा है। ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, जब दोनों फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी डी साइन थीटा है। तो डी साइन थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी। फोर्स आपका क्यू ई है, क्योंकि यहाँ क्यू ई फोर्स लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू ई है। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो, तो क्यू ई मल्टीप्लाई बाय डी साइन थीटा कर देंगे, तो आपका टॉर्क आ जाएगा क्यू डी ई साइन थीटा। एंड व्हाट इज क्यू डी? क्यू डी इज पी। पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट। इट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। ओके, ये डाइपोल मूवमेंट होता है, ये आपका डाइपोल मूवमेंट है। डी की वैल्यू होती है आपको पता है 2L होती है, या 2A, अगर आप A लेते हो तो 2A होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो QD है वो P बन गया, तो टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा हो गया। एंड इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो आता है पी ई साइन थीटा। ओके, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब आपका जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ हो। जब आपका डाइपोल है तो वो कुछ इस तरह से रखा हुआ हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो, मतलब कि प्लस क्यू राइट की तरफ हो, मतलब नेगेटिव, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उस डायरेक्शन में आपका प्लस क्यू हो और माइनस क्यू इस डायरेक्शन पे हो। तो अगर आप इसको टिल्ट कर दोगे ना, तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टिल्ट किया हुआ है डॉटेड लाइन से, तो प्लस क्यू पर क्यू ई फोर्स लगेगा इस तरफ और माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जो इसकी जो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री की पोजीशन है उस पर ये वापस आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल को उल्टा रख दो, प्लस क्यू इस तरफ रख दो, माइनस क्यू इस तरफ रखो। अब आप इसको टिल्ट करोगे तो माइनस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगेगा और प्लस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगेगा। तो ये डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा सेट।
यानी ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और वो किस में होती है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री में, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, डाइपोल पैरेलल हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और डाइपोल अगर एंटी पैरेलल हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने टॉर्क का डेरिवेशन किया और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिफाइन मोबिलिटी, राइट्स इट्स एसआई यूनिट। देखो मोबिलिटी क्या होती है और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आपको रिलेशन निकालना है। तो देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा। किसी भी कंडक्टर पे जब अपन पोटेंशियल लगाते हैं, एल लेंथ का कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करने लगते हैं। तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसे अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले वो रैंडम मोशन करते थे अपनी थर्मल वेलोसिटी से, पर जैसे ही अपन पोटेंशियल लगाते हैं, बाहर का ईएमएफ सोर्स लगाते हैं, तो उस ईएमएफ सोर्स के कारण क्या होता है, ये ड्रिफ्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स वीडी वेलोसिटी से, तो उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट करेंगे ए से बी में, तो कंडक्टर की लेंथ एल है और इलेक्ट्रॉन को एल लेंथ को कवर करने में टी सेकंड का टाइम लगेगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स, अपन ये मानते हैं कंडक्टर में कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैपिटल एन की वैल्यू होती है एन वी। ओके, एन इज अ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि total number of electrons per unit volume is small n and capital N is total number of electrons। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है n, उसको अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, अब आपको पता है, इस जो कंडक्टर है उसका एरिया a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका a है, और आपका जो लेंथ है वो l है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a होने के कारण जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका a है और इसकी लेंथ l है, तो a मल्टीप्लाई बाय l क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो गई NaL। ओके, n यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी कहते हैं अपन इसको। n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी, इट इज नंबर डेंसिटी या नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल n है, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब l डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और vd वेलोसिटी है, तो l बाय vd कर दोगे। व्हाट्स एन इशू, ओके नो प्रॉब्लम। सो t इज इक्वल्स टू l बाय vd, दिस इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज पास आउट हुआ, कितना चार्ज पास आउट हुआ t टाइम पे, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो e होता है, तो टोटल चार्ज हो गया Ne। अब अपन एक चीज समझते हैं, व्हाट इज करंट, करंट इज Q बाई टी। जो करंट बनेगा वो Q बाई टी होगा, तो Q की वैल्यू अपन यहां से उठा लेंगे Ne से उठा लेंगे यहां से, और T की वैल्यू अपन यहां से उठा लेंगे, तो N और Q और T दोनों आप इसको पुटअप कर दोगे। वेट अ मिनट, ओके, तो Q और T दोनों आप पुटअप कर दोगे तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी, विच इज NaL। देखो Q रखोगे तो Ne और L बाई वी डी करोगे, वी डी आपका ऊपर चला गया, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो जो आपका n है वो आपका NaL है। जो आपका n है कैपिटल N, उसकी वैल्यू क्या थी, NaL, जो अपन ने ऊपर देखी थी। तो ये आप पुटअप कर दोगे तो L टू L कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास I इज इक्वल्स टू NeAVD, ये फेमस रिलेशन आ गया, वेयर Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और Vd की जो वैल्यू होती है वो माइनस E, कैपिटल E बाय एम टॉ होती है। टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, इट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। सो मोबिलिटी म्यू को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, Vd बाई ई, और इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ओके, ये आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, गाउस लॉ, यूजिंग गाउस लॉ derive the expression for the electric field intensity due to a uniformly charged infinite plane sheet। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको डेरिवेशन करना है। और डज द फील्ड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, तो ये अपन देखते हैं।
तो देखो भाई, अपन ने एक शीट को कंसीडर किया है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस की तरफ मानेंगे। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है। जो प्लेन शीट है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। तो हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और उसको इस प्लेन शीट से पास आउट करा देंगे। और फिर हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर गाउसियन सरफेस हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में रिलेटेड हैं। गाउस थ्योरम से हम आगे देखेंगे। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, तो क्यू की वैल्यू जो हो गई वो क्यू सिग्मा ए हो जाएगी, चार्ज जो आ जाएगा वो सिग्मा ए हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ए एंड बी में वो पैरेलल हैं, आप देख सकते हो। जहाँ पर तीन सरफेसेस हैं, ये दो कर्व सरफेसेस, एक तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये कर्व है, सॉरी ये आपकी बेस सरफेसेस है, सर्कुलर सरफेस है। और ये जो सी सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस में यहाँ पर एंगल 90 डिग्री आ रहा है, और ए और बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एरिया वेक्टर के पैरेलल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ए और बी सरफेसेस में एरिया वेक्टर पैरेलल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और यहाँ पर सी सरफेस में 90 डिग्री में रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा। तो परपेंडिकुलर होने के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वहाँ से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होता। तो फ्लक्स की वैल्यू सी सरफेस में जीरो हो जाएगी, यानी फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो सिर्फ ए और बी का फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो सिर्फ ए और बी में से ही पास आउट होगा। तो फाई ए प्लस फाई बी लिख देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई ए, ई ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर ई ए कॉस थीटा होती है, तो कॉस 0 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि वो पैरेलल है तो कॉस 0 1 होता है, तो ई ए ही आएगा। तो ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। अब यहाँ पर गाउस थ्योरम लगा देंगे, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसको अपन यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो आपके पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 ई ए हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा ए होती है, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। सो ए टू ए कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ पर जो ई की वैल्यू आई है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई है। सो इट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, इट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड करता है, यानी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई इनफाइनाइट प्लेट है, प्लेन शीट है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी उस पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब अपन जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor when conducting slab of thickness T less than D is introduced between the plates। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किसी कंडक्टिंग स्लैब को रख दें जिसकी थिकनेस उन प्लेट्स की डिस्टेंस से कम हो, मतलब T लेस देन D हो, तो आपको वहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखो, हमने कैपेसिटर प्लेट्स मानी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं आपकी, इन दोनों प्लेट्स में हम ये मानते हैं इन दोनों प्लेट्स में Q चार्ज है, इन दोनों प्लेट्स में क्या है, Q चार्ज है, और उसके बीच में हमने एक T थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट किया है जिसकी थिकनेस इन प्लेट्स की डिस्टेंस से कम है, मतलब T लेस देन D है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो स्लैब होता है बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टिंग स्लैब, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो सिर्फ जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल प्लेट्स के कारण है वही कंसीडर किया जाएगा। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, वो होगा V आउटर प्लस V इनसाइड। बट इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टिंग स्लैब का वो जीरो है, तो सिर्फ आउटर का कंसीडर होगा, और वो किस डिस्टेंस पे होगा, अपन थिकनेस को माइनस कर देंगे, इस D में से इस थिकनेस को माइनस कर दो, तो ये जो डिस्टेंस आती है ना, ये जो डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस है ना, ये दोनों डिस्टेंस मिलके D माइनस T होती है, ठीक है। अगर आप D में से इस T थिकनेस को माइनस कर दोगे तो सिर्फ आउटर रीजन की ही
आउटर रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और वहीं पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो d माइनस टी पे ही कैलकुलेट होगी। तो v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी होगा और v इनसाइड हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ई इंटू डिस्टेंस होती है, v इज इक्वल्स टू ई आर होता है। तो ई आर या डी आर भी हम लिख सकते थे, ठीक है। वो जो आपका फॉर्मूला होता है डी वी इज इक्वल्स टू ई डी आर, वेयर डी आर इज अ डिस्टेंस। सो वो फॉर्मूला हमने लगाया है। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी, क्योंकि वहीं पर ही आपका पोटेंशियल रहेगा, वी आउटर ही रहेगा, वी इनसाइड 0 है बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, अगर अपन पैरेलल प्लेट्स की बात करें तो ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है पैरेलल प्लेट्स के लिए, ठीक है। जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे और क्यू बाय ए रखने पर डी माइनस टी, ये वी की वैल्यू आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर पुटअप कर देंगे, यहाँ पर इस v की जगह इस पूरे को ही रख दो, तो आपका q अपॉन में क्या बनेगा, तो आपका q अपॉन में क्या बनेगा, q अपॉन में q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, वेयर q टू q कैंसिल आउट हो जाएगा और a एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी आपका रहेगा ओनली, ओके। सो यहाँ पर c इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब अपन यहाँ पर चाहो तो d कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर d कॉमन लेना है तो d कॉमन ले सकते हो और d कॉमन लोगे तो 1 माइनस टी बाई डी हो जाएगा, ठीक है। d कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी बाई डी हो जाएगा। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगानी है, इस पूरे में से d कॉमन लेना है, तो आपका यहाँ पर a एप्सिलॉन में d माइनस डी 1 माइनस डी बाई टी हो जाएगा। एंड अगर कंडक्टिंग स्लैब नहीं होता तो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह से होता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। जो कैपेसिटेंस होती है दो पैरेलल प्लेट्स की, अगर उसमें कंडक्टिंग स्लैब नहीं हो तो a एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। तो c नॉट क्या है यहाँ पर, बिफोर कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिफोर इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस टी बाय डी। तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और काफ़ी बार एग्जाम से पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं ये वाले। तो ठीक है, और भी ऐसे अपन टॉपिक्स आगे कवर करेंगे। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। यूज इट टू डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट आई। एक सोलेनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द फील्ड चेंजेस इफ अ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड। अगर सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दें तो किस तरह से फील्ड जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, वो आपको बताना है, ओके। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यूस रहेगी, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आगे और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हमारी जो डेली सीरीज़ है जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का रिवीजन करा रहा हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखें। सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सर्किट लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी करंट थ्रेडिंग द लूप्स। अगर कोई लूप है जिसमें करंट थ्रेड कर रहा है, मतलब कोई करंट इस तरह से, एक लूप हमने ले लिया, एक सर्किट लूप ले लिया हमने, इस सर्किट लूप में I1, I2, I3, I4 ऐसे करंट अंदर से पास आउट हो रहा है, उसे कहते हैं थ्रेडिंग होना। जो करंट है वो अंदर से पास आउट हो रहा है, I1, I2, I3, I4। तो यहाँ पर करंट, इस लूप में से जितना भी करंट पास आउट होगा
तो इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एम्पियर कहता है जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो टोटल करंट का, इस लूप में से जितना भी करंट पास आउट हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम कर लो, उसका म्यू नॉट टाइम्स रहेगा। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। ओके, सो इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक सोलेनॉइड में। तो हमने एक एल लेंथ एक सोलेनॉइड हमने कंसीडर की है। इस सोलेनॉइड में आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने शो की है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है आपका। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। डायरेक्शन का ध्यान रखना, नॉर्थ से निकलती है लाइन, साउथ की तरफ जाती हैं और सोलेनॉइड के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ रहती हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम क्या करेंगे कि ए बी सी डी एक एम्पियरियन, जैसे हम गाउस थ्योरम में गाउसियन सरफेस बनाते हैं, यहाँ पर हम एक एम्पियरियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, एक एम्पियरियन लूप, एक एम्पियरियन सरफेस को हम एज्यूम करेंगे। तो हमने एक ए बी सी डी रेक्टेंगुलर लूप लिया है। ठीक है, एक एम्पियरियन लूप लिया है ताकि हम लाइन इंटीग्रल निकाल सकें मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप एक चीज़ समझना, यहाँ पर जो ए बी सरफेस है और बी सी सरफेस है, सी डी सरफेस है, ए डी सरफेस है, इसके अलोंग हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यहाँ से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक पी पॉइंट एज्यूम किया है अंदर, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और उसी में से हमने एक लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कंसीडर किया है। तो वो जो पी पॉइंट है वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सो जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इस लूप की, ये जो लूप है आपका रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी जो चारों सरफेसेस हैं उसके लाइन इंटीग्रल्स का सम होगा। तो ए बी का लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा, बी सी का लेना पड़ेगा, सी डी का और डी ए का लेना पड़ेगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर ए डी और बी सी में, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ए डी और बी सी परपेंडिकुलर है फील्ड से, आप देख सकते हो यहाँ पर ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी जो लाइंस हैं दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो वो फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, वो फील्ड के साथ कितने पर है, 90 डिग्री पर है। तो फील्ड के साथ 90 डिग्री होने के कारण ए डी और बी सी में से कोई भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो रहेगा। जो बी डी एल है वो जीरो रहेगा, क्योंकि इनकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। और हम अगर ए बी सरफेस को देखें तो ए बी सरफेस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में थीटा 0 डिग्री का है, मतलब यहाँ पर ये पैरेलल है। और डी सी आउटसाइड पॉइंट है, डी सी तो बाहर हो गया, और बाहर जो होता है बी आउटसाइड जो होता है वो तो जीरो होता है। सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। सो डीसी का भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, एडी का नहीं होगा, बीसी का नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो 90 डिग्री एंगल है। डीसी बाहर है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ ए बी का ही मैग्नेटिक फील्ड लिया जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल किसका कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ ए बी का कंसीडर किया जाएगा। तो ए बी का लाइन इंटीग्रल करोगे तो बी डी एल आ जाएगा, और डी एल की वैल्यू एल होगी, क्योंकि एल लेंथ है कंडक्टर, जो हमने जो लूप की लेंथ मानी है वो एल लेंथ मानी है। सो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू बी एल। ओके, अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के। हम ये मानते हैं कि इसमें एन टर्न्स हैं, जो सोलेनॉइड है इसमें एन टर्न्स हैं। तो एन टर्न्स, एन क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो वो कितने किसमें से पास आउट होंगे, एल लेंथ में से पास आउट होंगे। तो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू एन एल हो जाएगा, बिकॉज एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन एल हो जाएगा। तो जो करंट है वो इस एन एल से पास आउट हो रहा है, पूरा आई करंट है वो एन एल से पास आउट होगा। सो जब आप म्यू नॉट एन आई लिखोगे तो आई के साथ आपको एन एल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे से करंट एन टर्न से करंट पास आउट हो रहा है। सो म्यू नॉट एन आई एन एल आई की सेकेंड इक्वेशन आएगी आपकी, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई एल। ठीक है, अब अपन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन में लाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी जो हमने एम्पियर लॉ लगाया था, और सेकंड इक्वेशन आपकी ये बनी है
दोनों को इक्वेट करोगे तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, तो L2L आप कैंसिल आउट कर दो, तो आपका B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट NI, वेयर N इज कैपिटल N अपॉन में स्मॉल l। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर लेते, अगर अपन यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर लें, सोलोनॉइड में अगर अपन सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होने के कारण सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगा। तो ये आपको इसमें आंसर लिखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। इट इज रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बताना है, किरचॉफ लॉ का यूज करके आपको बैलेंसिंग कंडीशन P/Q=R/S को डिराइव करना है, और ये मेथड क्यों प्रेफरेबल है ये बताना है। ओके, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड क्यों प्रेफरेबल है ये बताना है। तो देखो सॉल्यूशन जल्दी से अपन देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे बेस है? व्हीटस्टोन ब्रिज जो जिस प्रिंसिपल में वर्क करता है वो बैलेंस्ड कंडीशन कहलाती है। यानी कि जब ये ब्रिज बैलेंस होता है, यहाँ पर 4 अननोन रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, और वो कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ कि जब बैलेंस्ड कंडीशन आती है तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास आउट नहीं होता। वेयर यहाँ पर जो S है आपका, यहाँ पर जो S है आपका, वो आपका क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। इट इज अ अननोन रेजिस्टेंस। जो आपका S है आपका, यहाँ पर ये अननोन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह को चेंज करना पड़ेगा, S यहाँ पर नहीं होता, S को यहाँ नहीं रखेंगे अपन, S को यहाँ रखेंगे। वेट अ मिनट, तो हम S को यहाँ शिफ्ट PQRS, तो यहाँ आपका R रहेगा और यहाँ आपका S रहेगा। ओके, तो ये जो S है आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि 4 रेजिस्टर्स जो होते हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि हमें यहाँ पर एक रेजिस्टर जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, और 3 रेजिस्टेंसेस आपको पता होते हैं। मतलब P, Q और R तो नोन रेजिस्टेंस है, और S की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है क्योंकि ये अननोन होता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? जब बैलेंस्ड कंडीशन आती है तो IG गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास आउट नहीं होता, तो क्योंकि वहां पर पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल रहता है कि जब करंट हम जब स्विच ऑन करते हैं और अपन बैलेंस्ड कंडीशन देखेंगे तो बैलेंस्ड कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास आउट नहीं होगा। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है तो हम ये कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। और बैलेंस्ड कंडीशन पे दोनों पॉइंट्स का, यानी कि गैल्वेनोमीटर के जो 2 जंक्शंस हैं B और D, जो टर्मिनल्स हैं जहां पर ये सारे रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं पैरेलल में, ठीक है, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी कि VB = VD हो जाता है बैलेंस्ड कंडीशन पे। तो अब अपन किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है, तो हम ABDA लूप लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ABDA लूप कंसिडर किया है। ये कैसा लूप हमने लिया? ये लिया क्लॉकवाइज लूप। ठीक है, तो क्लॉकवाइज लूप हमने कंसिडर किया है। तो आप देख सकते हो I करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर I करंट जा रहा है, इस जो सोर्स से I करंट, कैपिटल I करंट निकल रहा है, और ये डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में। तो I1 P से निकल रहा है, फिर Q की तरफ जा रहा है, और R से निकल रहा है I2, और S से भी I2 निकल रहा है, और ये दोनों मिलके दोबारा से I बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर हमने जो लूप लिया है वो क्लॉकवाइज लिया है। तो I1P जो है आपका, I1P जो है आप किस डायरेक्शन पे चलेंगे? हम उल्टी डायरेक्शन पे चलेंगे। तो I1P आपका पॉजिटिव डायरेक्शन पे आ रहा है क्योंकि हम I1P की तरफ है। चाहो तो आप एंटी क्लॉक, यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया है, आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लूप लो, बात एक ही है। अगर आप क्लॉकवाइज भी लेते हो या एंटी क्लॉकवाइज लूप भी लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप I1P की डायरेक्शन पे चलोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा,
IG से करंट पास आउट नहीं हो रहा तो जीरो करंट, और I2R आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल आपका जीरो है। तो पोटेंशियल जीरो होने के कारण I2R माइनस I1P को जीरो करना पड़ेगा, तो I2R इज इक्वल टू I1P हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई आपकी। और ऐसे अपन सेकंड लूप लेंगे BCDB, तो वहां पर भी आप कैसे ही लूप लो, तो आप अगर अपन यहाँ कंसिडर करें तो I1Q को मैंने पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब मैं I1Q की डायरेक्शन में मैंने लिया है, मतलब यहाँ पर मैंने क्लॉकवाइज ही लिया है। तो I1Q की डायरेक्शन पे चला, करंट की डायरेक्शन पे। फिर यहाँ पर I2S की डायरेक्शन पे जब मैं आया तो यहाँ पर ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो नेगेटिव हो गया। तो I1Q माइनस I2S होगा। I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू जीरो, तो I2S इज इक्वल टू I1Q आ गया। तो दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बैलेंस कंडीशन आ जाएगी P/Q इज इक्वल टू R/S, और यहां से आप अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकाल सकते हो, जो बनेगी आपकी, क्या बनेगी S की वैल्यू? R मल्टीप्लाई बाय Q/P। अगर आप निकालोगे अननोन रेजिस्टेंस तो S की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाई दिस मेथड इज प्रेफरेबल। तो देखो ये मेथड क्यों प्रेफरेबल है, क्योंकि ये एक्यूरेट रीडिंग बताता है, ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी, ड्यू टू एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ड्यू टू एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये मेथड प्रेफरेबल रहता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, ये इसका एक प्रेफरेबल पॉइंट है, जिससे बैलेंस कंडीशन मिल जाती है और हम आसानी से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ ही ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, डजंट डिपेंड अपॉन EMF सोर्स, अपॉन EMF सोर्स, EMF सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। बस ये आपका जो डिपेंड करता है वो चार रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। बैलेंस कंडीशन पे P/Q इज इक्वल टू R/S आ गया। अब चार में से तीन तो पता होते हैं, एक निकालना होता है आपको, तो बस अपन आसानी से R Q की P की वैल्यू रख देंगे और S की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका कॉन्सेप्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हमने 6 क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं और सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। आगे सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और P क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सीरीज़ के साथ बने रहिए, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का रिविज़न था जो हम कंटिन्यू रख रहे हैं, उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखिए। पार्ट 3 तक हमने इसको रिवाइज कर लिया है और पार्ट 4 और 5 में मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, तो उस सीरीज़ के साथ भी आप बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग।